तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी वेव क्या निकल चुकी है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या तीसरी वेव आएगी और अगर आएगी तो वो कितनी घातक होगी और उसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए। डॉक्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। पीडियाट्रिशियन है रवि मलिक, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूं सर, ये जानते हुए समझते हुए कि थर्ड वेव में क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ये घातक हो सकती है, फिर कैसे हो इनका बचाव, वो भी इस सिचुएशन में कि बच्चों की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चे तो घर में रहते हैं लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो कम से कम बाहर जा रहे हैं, और ऐसे में क्या उनसे भी खतरा हो सकता है बच्चों को? देखिए, इसमें हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास केवल 3 विकल्प हैं। नंबर 1 विकल्प तो ये है कि बच्चे इन्फेक्शन पेरेंट्स से लेते हैं या अपने अभिभावकों से लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो बड़े लोग हैं जिनकी वैक्सीन उपलब्ध है वो सब वैक्सीनेशन लगा लें। ये इंतजार ना करें कि स्पुतनिक आएगी तो वो लगाएंगे, कोवैक्सीन आएगी। जो भी तीनों वैक्सीन जो हैं वो अच्छी हैं, इनमें से कोई भी आप ले लें, सेफ हैं और कारगर हैं। सबसे पहले तो आप अगर अपनी वैक्सीनेट करा लेंगे तो आप ही को इन्फेक्शन नहीं होगी, तो बच्चों को तो इन्फेक्शन देने का सवाल खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, सरकारें कोशिश करें, इंपोर्ट करें, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है बच्चों के लिए वो बच्चों को देना शुरू कर दें। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीसरी वेव में ऐसा नहीं है केवल बच्चे ही इन्फेक्ट होंगे, लेकिन डेफिनेटली बच्चों के ज्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश में जीडीपी का केवल 1.25% हेल्थ को जाता है। तो हम कोई बहुत साधन संपन्न देश नहीं है जैसे यूके यूएसए में टू दी ट्यून ऑफ 17% जीडीपी का हेल्थ को जाता है। 13 से 17% जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका जीडीपी का हेल्थ को जाता है। तो हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, जिसको कि हमें मजबूत करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, मैं कोविड अस्पताल चलाता हूँ, तो पिछली बार जिस तरह से वेव आई थी, मैंने अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भी कमी झेली, दवाइयों की भी कमी झेली। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीमारी से मौतें होती है, बात अलग है, लेकिन बिना ट्रीटमेंट के मौत ना हो। तो मैं समझता हूं कि हमें पूरा शक्ति और समर्थ लगा के क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। इसको हमें अगर नॉर्मल कदम उठाएंगे उससे और कुछ नहीं दूसरी होने वेव में तो वाला। हुआ ही यही है, दूसरी वेव में तो यही महामारी हुआ है। है, जिस तरीके की अव्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उतने बड़े लेवल पर तैयार नहीं थे हम, वो भी तब जब फर्स्ट वेव में ये कहा जा रहा था कि सेकंड वेव भी आएगी। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास आऊंगी। रविंद्र मेहता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको एक ही डोज लगी अभी वैक्सीनेशन की, कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों से भी बच्चों को खतरा है या फिर सेफ है? अब अगर पहली डोज लग गई, दूसरी डोज लग गई तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दो तरह के, वी कैन थिंक ऑफ इट फ्रॉम टू डिफरेंट वेज। दो मायने हैं। एक तो ये है कि जब हमारा पैंडेमिक जोर शोर में था, हम सोचे थे कम से कम किसी को एक डोज भी दे दे तो कम से कम अफेक्ट हो तो अच्छा रहेगा। किंतु अभी जब पैंडेमिक नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे पहले क्या है, 3 वैक्सीन है और मेरे ख्याल है कम से कम 2-3 और आने वाले हैं, फाइजर, मॉडर्ना, जाइडस और कुछ और भी आ सकता है। तो फिर ये सवाल उठेगा कि कौन सा वैक्सीन अच्छा है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे बचाने के लिए और ट्रांसमिसिबिलिटी, कि मैं दूसरों को दे सकता हूं कि नहीं, और इसमें ये बच्चों का डिस्कशन चल रहा है। इसका जवाब वेरिएबल है। अलग अलग वैक्सीन अलग अलग सक्सेस रेट के साथ बैठे हैं इसके लिए। किंतु हम ये जरूर जानते हैं कि सारे वैक्सीन बाय एंड लार्ज जो सफरर को माइल्ड डिजीज देते हैं, और सब में कोई ना कोई क्षमता है कि उसका ट्रांसमिसिबिलिटी कम करे। तो इस समय ये सारे आंसर्स मिलने वाले हैं नहीं। हमें कोविड के वेरिएंट्स पता नहीं है। वैक्सीन का सक्सेस रेट एक मूविंग टारगेट है, ये भी चेंज होता रहेगा। किंतु हम ये जानते हैं कि हमारे हाथ में ये जरूर है कि हम वैक्सीनेट करें, कोविड का कम से कम जो फोर्स है वो कम करें, उसका प्रेजेंस कम करें। अगर लोग ही कम हो जाएंगे जिनको वो अटैक कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड वेव वगैरह कम हो जाएगा, ये कोई आम वायरस जैसा हो जाएगा। और चाहे बुजुर्ग अफेक्ट होने वाले हैं कि बच्चे होने वाले हैं, ये सारे चीजों से हम बच सकते हैं। तो आई थिंक ये 3-4 चीजें, पहली बार एक ऐसा इन्फ्लुएंस आए कि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। गवर्नमेंट जो करेगा सो करेगा, हेल्थ केयर को रेडी होना होगा, और एक एक गलती को पकड़ के हमें फिक्स करना होगा। और हमारे पास वक्त काफी है, क्योंकि अगर ये हम सब कर लेते जनवरी से मार्च, तो हमें ये ना दिन देखने पड़ते, ना ये डिस्कशन करने पड़ते। जी डॉक्टर रोमल टिक्कू, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। सरकार ये आंकड़ा बता रही है कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम जल्द से जल्द दिसंबर तक वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन क्या वो हर्ड इम्यूनिटी आ पाएगी? कि अगर थर्ड वेव में बच्चों को टारगेट किया जाता है, अगर बच्चे टारगेट होते हैं इस इंफेक्शन से, तो क्या उससे कुछ हद तक बचा जा सकता है?
देखिए, अगर हर्ड इम्यूनिटी हम रीच करते हैं, हम बहुत ज्यादा लोगों को देते हैं, जो हमारा टारगेट है 100 करोड़ लोगों को, तो बहुत ज्यादा लोगों को इम्यूनिटी वैसे ही मिलेगी और बच्चों को भी उनके पेरेंट्स से या बाकी लोगों से ही इन्फेक्शन होना है। अगर जनरल पब्लिक में इन्फेक्शन का रेट बहुत कम हो तो बच्चों को भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। रही बात वैक्सीनेशन की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें उनके लिए भी वैक्सीन लानी पड़ेगी अभी, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना मिल रही है बच्चों को, और हमारे देश में भी फाइजर मॉडर्ना आएगी किसी टाइम पे। फाइजर तो जल्दी आने वाली है, तो बच्चों को 12 साल से ऊपर के बच्चों को लग सकती है, तो वो प्रोटेक्शन भी उनको मिल जाएगी। उसके अलावा जो जनरल हर्ड इम्यूनिटी होगी एडल्ट्स में जो होगी, वो तो उनको प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि बच्चों को तो अपने पेरेंट्स से ही होता है, या जब स्कूल्स वगैरह जब भी खुलेंगे बाकी बच्चों से होता है, स्टाफ से होता है, तो जनरल पब्लिक में सबको वैक्सीनेट करना होगा, तभी बच्चे भी इससे बचे रहेंगे। स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बाकी हमें यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, और उनके लिए जो आईसीयू बेड्स हैं या दवाइयां स्पेशली वो रखनी होंगी तैयार, अगर थर्ड वेव आई तो। और थर्ड वेव को लेके जो बच्चों की बात हो रही है वो ठीक है, बट जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया था कि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है ये बोल के कि बच्चों को हिट करेगी, बच्चों को हिट करेगी। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं। हाँ, हमें सावधानी रखनी है, तैयार रहना है, बट ये बार बार बोलने से पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पैनिक होता है और बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं हमको, और हमें इस पैनिक को थोड़ा कम करना होगा और लोगों को समझाना होगा कि हम तैयारी कर रहे हैं, और अगर आई भी थर्ड वेव तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। यस, ऑफ कोर्स सेकंड वेव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, बट बच्चे उतने पेरेंट्स तो ज्यादा पैनिक है इफेक्टेड ही, नहीं थे। बच्चे भी पैनिक है। बट डॉक्टर उसको रवि मलिक, हाँ क्योंकि जी, आप पीडियाट्रिशियन हैं, आपसे मैं समझूंगी, आपके पास आएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए पेरेंट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं चिंता है थर्ड वेव को लेकर। लेकिन उससे पहले प्रवीण चंद्रा, आपके पास आते हुए, किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन सभी के लिए जरूरी है। ऐसे में जो अफवाहें फैल रही हैं लोगों में, लोग वैक्सीन नहीं लेने को तैयार हैं, तो फिर क्या हम उस लिहाज से तैयार हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बच्चों के बारे में अभी काफ़ी देर से पिछले 45 मिनट से बातें चल रही हैं जी। कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कई बार सबने ये बात कही है कि प्रोटेक्शन करने के जो 3 तरीके हैं वो तो सबको मालूम है, अभी इस बारे में चर्चा हो चुकी है। दूसरी चीज़ वैक्सीनेशन की है, जहाँ तक बच्चों का वैक्सीन अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा, जो कि फाइजर का वैक्सीन ही अभी तक इसके लिए अप्रूव हो चुका है। और अच्छी बात यह है, ये बहुत खुशी की बात है कि इस स्टडी के अंदर 100% प्रोटेक्शन था इस फाइजर वैक्सीन में फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स, 12 से 15 साल के बीच में। तो यानी कि अगर वो वैक्सीन हमें मिल जाता है जल्दी से जल्दी, तो हम उन बच्चों को इससे वैक्सीनेट करना शुरू कर देंगे। हालांकि वैक्सीन और बच्चों के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम आज कहना चाहते हैं सबके लिए, क्योंकि आप समय कम रह गया आपके प्रोग्राम में, कि कोविड के बहुत सारे लोग जो कि प्रभावित थे, जो कि अभी डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से या घरों में ठीक हुए हैं या आईसीयू से डिस्चार्ज हुए, उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हाँ, उसके बारे सवाल पे में भी आने वाली थी। जी जी, बताइए। आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे कि चक्कर आना, दिमाग के अंदर एक भारीपन सा रहना, इंटेंस वीकनेस रहना, कमजोरी होना, थोड़ी बहुत सांस फूलना, थोड़ी धड़कन होना, कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आना या नींद कम आना, ये सारे सिम्टम्स एक नेचुरल रिकवरी के सिम्टम्स हैं। तो इससे मैं बताना चाहता हूँ कि लोग घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत बार हमारे पास फोन आ रहे हैं कि हमें धड़कन हो रही है, हमें हार्ट अटैक हो गया, हमें ये हो गया, वो हो गया। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका इलाज बहुत सिंपल है, उसके लिए कोई दवा की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायग्नोस हो चुका है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जो कि सीडीसी ने पब्लिश करी, जिसमें बताया कि इस प्रॉब्लम को ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया सिंड्रोम कहा गया, यानी कि पानी न पीने से या पानी कम पीने से और नमक कम खाने से ऐसा हुआ, क्योंकि जब बीमार होता है आदमी तो नमक कम खाता है। तो इसका सबसे सिंपल घरेलू इलाज है